हेलो प्यारे बच्चों, एक और लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर नंबर 2 है। एसएल अरोड़ा जो बुक है, रेफरेंस बुक, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। हालांकि आपका जो सिलेबस है 12th बोर्ड का, सीबीएसई वालों आईएससी वालों सबका यार ऑलमोस्ट सेम है। सीबीएसई आईएससी की बात करें, लेकिन सीबीएसई की बात करूं तो सारी बुकों के अंदर आपको यही कंटेंट मिलेगा, यही सिलेबस मिलेगा। तो आप सिलेबस की टेंशन बिल्कुल ना लो। आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ना चाहो एनसीईआरटी से पढ़ लो, एसएल से पढ़ना चाहो एसएल से पढ़ लो, आपका टॉपिक्स सिलेबस सेम है। तो आप ये ना समझें कि मैं एसएल से कवर कर रहा हूं तो इसका मतलब मुझे प्रदीप से अलग तरीके से कवर करना होगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे भी नहीं है कि फिर मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाऊं, नहीं भाई, हो चुका जो कुछ है वो यही है, क्योंकि सारा का सारा यहीं से कवर है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई ये जो है ना बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है, आप इसको अच्छे से देखें। एनर्जी स्टोरेज एंड कैपेसिटर किस तरह से हम निकालते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से इक्विवेलेंट निकाली जाती है, एनर्जी भी देखो आप किस तरह से निकाली जाती है। साथ में ये लेक्चर नंबर 15 है। इट मींस इससे पहले 14 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। 14 लेक्चर्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबे चौड़े लेक्चर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटे छोटे लेक्चर हैं, जानबूझकर एक एक दो दो टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर बनाए जा रहे हैं ताकि कंटेंट पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा एक प्रॉपर वे में, आपको बोरिंग भी ना लगे। क्योंकि ये फिजिक्स है, मजाक नहीं है। जिसको इंटरेस्ट होता है वो अच्छे से पढ़ता है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट नहीं होता वो कहीं ना कहीं कटने की कोशिश करता। तो यहाँ पर अपने इस मीडियम पर आपको कटने का भी मौका नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। देखते जाइएगा। अगर आपने एक दो लेक्चर सही करके समझ लिए तो आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि फिजिक्स है क्या। ठीक है भाई, तो बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो किस तरह से निकालते हैं, लेक्चर नंबर 15 है। जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। शुरू देखो भाई, लेट अस सपोज कि आपके पास एक ये कैपेसिटर है। देखो मैं इसकी थ्योरी व्योरी तो कुछ नहीं लिखने वाला कि लेट अस सपोज लेट से दिस इज अ कैपेसिटर एंड वी हैव गिवन चार्ज Q1 Q2, ऐसा कुछ नहीं। वो आप सब खुद लिखें, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना शुरू कर दूंगा। देखो भाई, लेट अस सपोज कि ये मेरे पास कैपेसिटर है, ए और बी टर्मिनल्स के बीच में कनेक्ट है। अभी इसकी प्लेट ए और प्लेट बी दोनों पर किसी तरह का कोई चार्ज है ही नहीं, कोई चार्ज नहीं है। लेट अस सपोज कि इसकी कैपेसिटी सी है। तो कैपेसिटी तो हो सकती है, आपका पेट भले ही खाली हो लेकिन आपके पेट का एक स्पेस होता है ना, एक उसकी अपनी कैपेसिटी होती है। तो लेट अस सपोज कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, सी है। भले ही इसके ऊपर अभी कोई चार्ज है नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि ये कैपेसिटी इसकी कितनी है, सी है। अब हो क्या रहा है इसके अंदर कि लेट से कि मैंने यहां से प्लेट बी से पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करवाया प्लेट ए की तरफ। तो आप खाली मूली तो कराएंगे नहीं, आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ऐसा करने के लिए। बिल्कुल सही है, आपने वर्क किया इस पॉजिटिव चार्ज को इधर से इधर ट्रांसफर करने पर। तो जब यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर को आ चुका है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज की कमी आ जाएगी। इट मींस इस प्लेट पर अगर ओवरऑल चार्ज की बात करोगे तो वो निगेटिव का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो लेट से कि यहां पर चार्ज कितना आ चुका है, निगेटिव आ चुका। और मैंने ये जो चार्ज ट्रांसफर करवाया है ये थोड़ा सा करवा रहा हूं। देखो हो ये रहा है कि मैं यहां से थोड़ा थोड़ा चार्ज ट्रांसफर करवाऊंगा बी प्लेट से ए प्लेट की तरफ को। शुरुआत में ये न्यूट्रल कंडीशन में थी, जैसे ही मैंने प्लेट बी से ए की तरफ को पॉजिटिव चार्ज लेकर आया तो थोड़ा सा इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और थोड़ा सा इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे तो होगा, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जबकि दूसरी प्लेट के ऊपर कितना आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेट्स से कि मैंने यहां से इधर को चार्ज ट्रांसफर करवाया है वो क्यू डैश करवाया, तो जितना इसके पास आपने ट्रांसफर इधर को कराया उसके पास उतना ही प्लस का क्यू डैश हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हो ये रहा है जब इसके पास आपने चार्ज आना शुरू हो गया, प्लस का चार्ज आ गया, क्योंकि आपने प्लस का चार्ज इसके ऊपर लेकर आ गए इधर से, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स यहां से पॉजिटिव चार्ज निकला है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर निगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास न्यूट्रल की बात करोगे तो जितना पॉजिटिव होता उतना निगेटिव भी होता। अगर मैं पॉजिटिव को कम करता चले जाऊं तो निगेटिव तो उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल जो प्लेट पर चार्ज दिखाई देगा वो निगेटिव दिखाई देगा। तो यहां से प्लस का चार्ज मैं इधर को लेकर आ गया तो चार्ज कितना दिखाई दिया मुझे उधर, निगेटिव का। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई? अब मैं क्या कर रहा हूं, जब थोड़ा सा चार्ज लेकर आया था शुरुआत में, तो शुरुआत में तो मुझे कोई एक्सटर्नल वर्क करना नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही इसके पास थोड़ा सा माइनस का आया और थोड़ा सा इसके पास प्लस का आया, तब मुझे और चार्ज लाने के लिए वर्क करना पड़ा और वो वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, लेट्स से कि किसी टाइम पर इसके पास पोटेंशियल था V
पोटेंशियल कितना था किसी टाइम पर इसके पास v, और उस कंडीशन में इसके पास चार्ज कितना था q डैश, और इसके पास माइनस का q डैश, इसके पास प्लस का q डैश। तो उस कंडीशन में आप ये मान लीजिएगा पोटेंशियल भी कितना था v डैश था। ठीक है, ठीक है भाई, ये वाली बात समझ ली। तो आप ये वाली बात यहां इस तरह से लिख सकते हैं, एट एनी टाइम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B will be V and plates having चार्जेस लिख लो, चार्जेस प्लस का Q डैश एंड माइनस का Q डैश। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ जानी चाहिए थी। तब अगर ऐसा है तो अगर मैं V डैश निकालना चाहूंगा कि इस टाइम कितना पोटेंशियल है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन C। तो Q कितना था आपके पास Q डैश, और कैपेसिटी तो C रहेगी, बिल्कुल सही। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, आप बिट बाय बिट इधर से चार्ज को लेकर आ रहे हैं इसके पास को, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या टाइम पर आपने कहा कि यार इसके ऊपर चार्ज अगर माइनस का Q डैश है तो इसके ऊपर प्लस का Q डैश होगा। तो उस कंडीशन में लेट अस सपोज कि अब चार्ज ट्रांसफर की वजह से जो पोटेंशियल आ चुका वो V डैश आ चुका, तब वो पोटेंशियल निकाला गया V डैश, तो Q डैश अपॉन C। इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप ये कर रहे हो कि आप चार्ज ट्रांसफर करवाते चले जा रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा? आपको वर्क करना पड़ता रहेगा। क्या आप वर्क नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो आप जो वर्क कर रहे हो वो वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर होगा या नहीं होगा? तो मैं ये कहूंगा जब पोटेंशियल V डैश था तब मुझे जो वर्क कराना पड़ा था, स्मॉल वर्क, चार्ज को ट्रांसफर करवाने के लिए, तो वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क निकालने का तरीका पोटेंशियल डिफरेंस और जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अब जो मैं चार्ज लेकर आ रहा हूं V डैश पोटेंशियल आ चुका है, ठीक है। अब मैं जो चार्ज लेकर आ रहा हूं वो dq डैश लेकर आ रहा हूं इधर से इधर की तरफ को। जब मैं इधर से इधर की तरफ को dq डैश चार्ज लेकर आऊंगा तो आप ये सोचो कि भाई इस कंडीशन में तो V डैश पोटेंशियल था, तो V डैश पोटेंशियल है और आप dq डैश चार्ज लेकर आ रहे हो, तो आपको कितना वर्क करना पड़ा? तो आपको स्मॉल वर्क करना पड़ा। तो मैं ये कहूंगा कि इसी तरह से मैं बाकी चार्ज लेकर आऊंगा तो मुझे कंप्लीट वर्क करना कितना हो जाएगा? अगर कंप्लीट वर्क की बात करूंगा तो आप ये कहोगे कि आप थोड़े से वर्क का इंटीग्रल कर दो। अच्छा, ये इंटीग्रल यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्क जो है वो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे चार्ज ट्रांसफर करवाता चले जाऊंगा वर्क भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे यहां से यहां तक चार्ज ट्रांसफर करवानी है, और ऐसी कंडीशन में जब चार्ज ट्रांसफर करवानी है तो मुझे टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? तो वो ये हो जाएगा dw का इंटीग्रल। अब चार्ज कितनी ट्रांसफर करवानी है? मुझे इस प्लेट पर चार्ज चाहिए माइनस का Q और इस प्लेट पर चार्ज चाहिए प्लस का Q। तो मुझे माइनस Q से प्लस Q चार्ज ट्रांसफर करवाना, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? इट मीन्स माइनस Q से प्लस Q चार्ज ट्रांसफर करवाने का मतलब मेरा ये है कि शुरुआत में इस प्लेट पर 0 पोटेंशियल था और 0 चार्ज था, और इस प्लेट से दूसरी वाली प्लेट तक मुझे जो चार्ज ट्रांसफर करवाना है वो करवाना है Q। मेरे बात का मतलब ये है, मुझे चार्ज कितना ट्रांसफर करवाना है? Q। जब चार्ज Q ट्रांसफर करवाऊंगा तो इस प्लेट पर माइनस का Q आ जाएगा और इस प्लेट पे प्लस का Q आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मुझे 0 चार्ज से Q चार्ज ट्रांसफर करवाने के लिए है। और मैं दूसरे शब्दों में जो ये कह रहा था वो ये कह रहा था कि माइनस Q से प्लस Q चार्ज लाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, वो ये होगा। तो ये वर्क जो है कहां से कहां तक है? मैंने 0 चार्ज से Q चार्ज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इस वर्क का जो है आप 0 से Q ऐसे ही रहने दो। लिमिट लगा दिया आपने कि भाई पहले शुरुआत में कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं करवाया, लेकिन मुझे टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर करवाना है? Q। तो dw की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा V डैश dq डैश। क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर किसी के ये 2-3 लाइनें समझ में आ गए तो उसको पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया, अदरवाइज कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। 1 मिनट लगेगा, जल्दी से फटाफट समझा देता हूं। मैंने कहा कि शुरुआत में बी प्लेट पर किसी तरह कोई चार्ज नहीं, तो पोटेंशियल भी नहीं होगा। आपने अपनी तरफ से थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर करवाया, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करवाया बी से ए की तरफ को। ऐसा करने से जो ए प्लेट है उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया और थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ जाएगा प्लेट बी के ऊपर, ठीक है। अब
उस चार्ज को मैंने कह दिया कि लेट अस सपोज कि वो Q1 डैश है और वो Q2 डैश, वो दोनों ही Q1 डैश होंगे। जितना चार्ज यहाँ से ट्रांसफर करवाया इधर को तो वो उतना ही है, बस एक के ऊपर माइनस आ जाएगा, एक के ऊपर प्लस आ जाएगा। मैंने कहा इतना चार्ज ट्रांसफर करवा दिया, तो अब इन दोनों के बीच में V डैश पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। मैंने मान लिया कि अब चार्ज ट्रांसफर हो चुकी है तो पोटेंशियल भी आ चुका होगा। लेट अस सपोज कि V डैश जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तब उस हिसाब से मैंने V डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करके लिख दिया कि ये V डैश जो होगा वो Q डैश अपॉन C होगा, अगर कैपेसिटेंस आपने C ले रखी है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि मैं बिट बाय बिट चार्ज को लेकर आ रहा हूं B से A की तरफ को, तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, लगातार एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर आना पड़ रहा है, क्योंकि ये वाली प्लेट है पॉजिटिव की, ये है निगेटिव की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को। आप पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको तो वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर होता हुआ चला जाएगा। तो ये वाली बात तो समझ में आ गई। जब ये वाली बात समझ में आ गई तो आप जरा ये सोचिएगा कि मेरे पास अब है क्या। मेरे पास ये है कि मैं चार्ज को लेकर आना चाह रहा हूं, तो मैं फिर बात करूंगा कि शुरुआत से मैं क्यों चार्ज लेकर आना चाह रहा हूं। तो शुरुआत में तो कोई चार्ज नहीं लाया, लेकिन टोटल चार्ज जो ट्रांसफर करवाना चाह रहा हूं वो करवाना चाह रहा हूं Q। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो टोटल वर्क होगा W। तो मैं ये कहूंगा जो मैं छोटे छोटे वर्क कर रहा हूं उनका समेशन है इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, आपने इंटीग्रल लगा दिया। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है। बिल्कुल, जब मैं Q चार्ज कंप्लीटली ट्रांसफर कर दूंगा तो वो प्लेट जो B है उस पर माइनस का Q आ जाएगा, जबकि जो A प्लेट है उस पर प्लस का Q आ जाएगा। बस सीधी सी बात ये थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू 0 से Q, ये ऐसे ही रहेगा। V डैश की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा Q डैश अपॉन C इंटू डी क्यू डैश। इस इक्वेशन को फर्दर ले जाओ इस तरफ को, W इज इक्वल टू इंटीग्रल फॉर्म में 0 से Q डैश अपॉन C इंटू डी क्यू डैश। यही तो था, बिल्कुल ये था, चाहे आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल देखें Q डैश अपॉन C डी क्यू डैश। इतना होने के बाद अब आप ये देखिएगा आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, आप कर रहे हैं डी क्यू डैश के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, आपको वही टर्म चाहिए होती है, अदरवाइज बाकी टर्म एज ए कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर आ जाती हैं। तो ठीक है, मैं Q डैश को रोकूंगा और C जो है वो एज ए कांस्टेंट बाहर निकल कर आ जाएगा। इंटीग्रल अब भी 0 से Q है और ये Q डैश ऐसी हो जाएगा इंटू डी क्यू डैश। ये वाली बात पूरी होने के साथ साथ 1 अपॉन C ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी बहुत पहले और हर बार सिखाता हूँ जब भी इंटीग्रल यूज़ होता है। अगर आप इंटीग्रल कर रहे हो x की पावर n का और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये होता है x की पावर में 1 जोड़ दिया और जो पावर i है वो नीचे भी लिख दी। तो आप ऐसे ही करेंगे, Q डैश ये x का काम करेगा, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर में आप 1 जोड़ देंगे, डैश की पावर में अपनी तरफ से 1 ऐड कर देंगे क्योंकि इसकी पावर तो फिलहाल 1 है, पावर में 1 ऐड कर दिया और जो पावर आई है वो नीचे भी आपकी चली जाएगी, 1 + 1 2 नीचे आ जाएगा और लिमिट अब यहाँ पहुँच जाएगी। लिमिट सॉल्व करने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं लिमिट। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा साइकिल का लिख देता हूँ 1 अपॉन C। अब 2 ये है तो ये 2C बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा Q डैश का स्क्वायर और 0 से Q। अब देखो 1 अपॉन 2C इस तरह से ऐसे ही Q की जगह Q डैश की जगह अपर लिमिट रखोगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के साथ लोअर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा। इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है W, तो आपके सामने W इज इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, W इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 2C और यहाँ बचेगा Q स्क्वायर। मिलाकर लिखोगे W इज इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। भाई ये जो वर्क किया है आपने, ये वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आप यही लिखेंगे दिस वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड will store in the capacitor as its potential energy। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को आप U से दिखाओगे, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है भाई, U इज इक्वल टू
क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, याद करना शुरू करते हैं, रट लें, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। अब देखो हमारे पास इसको लेने के बाद देखो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। इसके साथ साथ आप देखो, सिंस वी नो दैट q इज इक्वल टू क्या होता है, cv, तो जहां q है उसकी जगह आप cv रख दोगे, तो cv का स्क्वायर अपॉन टू सी, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन टू सी। एक सी से एक सी कट गया, ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो दूसरा फॉर्मूला ये हो चुका है, u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। देखते चले जाएं किस तरह से ये फॉर्मुलेट हो रहे हैं। ये जो फॉर्मूला है चार्ज और कैपेसिटी की टर्म है, ये है कैपेसिटी और वोल्टेज की टर्म है। तो अब एक फॉर्मूला और बनाइएगा जिसमें वोल्टेज और चार्ज दोनों होने चाहिए, वोल्टेज भी होना चाहिए और चार्ज भी होना चाहिए। तो यही आप यूज करोगे, सिंस q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। देखो वोल्टेज भी होना चाहिए और चार्ज भी होना चाहिए, तो इसका मतलब c की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा q अपॉन वी। तो किसी में भी आप c की वैल्यू को पुट कर दो, तो मैं इसके अंदर कर रहा हूँ पुट। तो जैसे इसके अंदर पुट करूँगा तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, किसकी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, किसकी वैल्यू को, c की, तो q अपॉन v ऐसी हो जाएगा और साथ में v स्क्वायर, तो एक v से एक v कट जाएगा, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ q इंटू वी। ये वाला फॉर्मूला भी आप याद करके चलें, जिस फॉर्मूले की जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम वही लगा देंगे, ठीक है। ये वाली बात आई होप आपने समझ ली होगी। तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू इंटू वी, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब जरा इसमें एक चीज और देखिएगा, एडिशनल पॉइंट है, वो ये है एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब आपके सामने क्या है, कैपेसिटर हैं बहुत सारे और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपको बड़े अच्छे से पता चल चुका है, ये जो कॉम्बिनेशन बना रहा हूं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेट अस सपोज कि इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, इसकी है C3 और आपने इनको V वोल्ट पर लगा रखा है। तो हमसे कह रहा है कि एनर्जी स्टोर कितनी होगी इस पूरे सिस्टम के अंदर, एनर्जी स्टोर को पूछ रहा है। तो एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, सीधी सी बात है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगी, कोई इतना बड़ा इसके अंदर कुछ टफ सिस्टम तो है नहीं। जब भी आपको ऐसा करना हुआ करेगा कि एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप एक चीज देखो कि इन सारे कैपेसिटर पर क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज कांस्टेंट है। तो आप ये देखोगे कि जो वोल्टेज इसका है वो इसका भी होगा, वो इसका भी होगा। तो वोल्टेज सारे कैपेसिटर पर सेम होगी क्योंकि आपने सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर अप्लाई किए हैं या फिर लगा रखा है। तो आप ये देखें कि आपको अब कैपेसिटर के तो तीन फॉर्मूले हो गए, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसके तीन फॉर्मूले हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू इंटू वी। तो आप वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें कैपेसिटी तो होगी, साथ में दूसरी क्वांटिटी होगी और वो दूसरी क्वांटिटी एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी है V जो है वो पोटेंशियल है, तो V हर एक कैपेसिटर पर कांस्टेंट होना चाहिए और साथ में आपको V के साथ साथ कोई एक ऐसी क्वांटिटी लेनी है जो कि कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करे, दैट इज C। तो आपको ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इसके अंदर एनर्जी निकालने के लिए इस पूरे सिस्टम की, कि जिसके अंदर V भी आना चाहिए और जिसके अंदर C भी आना चाहिए। तो मुझे बताओ एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला हो गया, वो हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर दैट इज U इज इक्वल टू हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों किया, हाफ क्यू इंटू वी क्यू इस्तेमाल नहीं किया, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ये क्यू मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी ये इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो ये इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर चार्ज डिफरेंट है। आपको एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर चार्ज की वैल्यू मतलब जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर V जो है वो हर एक कैपेसिटर पर कांस्टेंट है, तो आपको वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसके अंदर C तो हो लेकिन दूसरी टर्म ऐसी होनी चाहिए जो कि कांस्टेंट हो सिस्टम के लिए। तो इसके अंदर V कांस्टेंट है तो इसलिए आपने V लिया है। तब U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन टू सी, टू ऐसे रहने दो, जो C है वो C जो है ये पूरे सिस्टम का है। और जरा मुझे बताएं पूरे सिस्टम का C कैसे निकालते हो।
आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होता क्या था, जो C था वो C इक्विवेलेंट था। तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वो सबका जोड़ होता है, सम होता है। आपने ये तो सीख रखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो जो C है, मैं कह रहा हूं कि पूरे सिस्टम के अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो है हाफ CV²। जो C है वो C इक्विवेलेंट का काम कर रहा है। तो इसके लिए C इक्विवेलेंट जो है वो ये है कुछ इस तरह से, C1 + C2 + C3, क्योंकि मैंने 3 कैपेसिटर ले रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो U = कितना हो गया, V²। अब देखो V को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हाफ C1 V² + हाफ C2 V² + हाफ C3 V²। अब देखो हाफ C1 V², हाफ C2 V² और हाफ C3 V², ये क्या है, ये क्या है, हाफ C1 V² का मतलब ये है कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो यही तो होगी हाफ C1 V², क्योंकि इसका पोटेंशियल V है। अगर इसकी बात करोगे तो हाफ C2 V²। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है या फिर स्टोर एनर्जी है, वो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है उनके इंडिविजुअल सम के क्या हो गई, बराबर हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, आपको ये प्रूफ कह रहा है। तो ये हो गई आपके सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आप कहोगे एनर्जी स्टोर इन पैरेलल combination of capacitors is the sum of individual energy store in the system। सिस्टम का मतलब कैपेसिटर्स है। आप सिस्टम को हटा करके आप कैपेसिटर लिख देंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैंने लिखा एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर के अंदर इंडिविजुअल एनर्जी स्टोर हुई है उन सबको आप जोड़ लो तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आ जाएगी सिस्टम के अंदर। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब जैसा आपने पैरेलल को सॉल्व किया है ऐसे ही आप सीरीज को सॉल्व करोगे। तो सीरीज के लिए आपको कैपेसिटर लेने होंगे, लेकिन ये कैपेसिटर आपको सीरीज में लगाने होंगे। तो सीरीज तो भाई ये होती है, सीरीज तो ये है। लेट अस सपोज कि कैपेसिटर C1 है, ये C2 है और ये C3 है। ये प्लस का Q है, ये माइनस का Q है। ये प्लस का Q है, ये माइनस का Q है। ये प्लस का Q है और ये माइनस का Q है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब आपने किया क्या है, आपने इसको V पोटेंशियल पर लगा दिया है। V पोटेंशियल पर लगाने से ये होगा कि सबके पास चार्ज जो जाएगी वो सेम जाएगी। Q इसके पास भी गई है तो Q इसके पास भी जाएगी, Q इसके पास भी जाएगी। तब उस कंडीशन में आपको एनर्जी स्टोर का वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसके अंदर C तो हो लेकिन साथ में Q भी होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पर Q। लेकिन अगर V की बात करोगे तो इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 होगा, इसका पोटेंशियल V3 होगा। तो आपको वो टर्म इस्तेमाल करनी है, वो एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना जिसके अंदर Q तो हो और C भी हो। Q किस लिए हो? क्योंकि Q कांस्टेंट है, और C किस लिए हो? क्योंकि C इक्विवेलेंट के लिए काम में आएगा। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा Q²/2C। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। Q कांस्टेंट है और C आपके पास C इक्विवेलेंट होगी। तो मैं ये कहूंगा, मैं इसको लिख देता हूं, एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। लगाओ भी लगाओ। कैसे लगाओगे? मैं ये कहूंगा कि U जो है ये पूरे सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर है जिसका फॉर्मूला निकल कर आएगा Q²/2। पूरे सिस्टम का चार्ज कितना? लेट अस सपोज कि चार्ज जो है वो Q है, तो आप स्मॉल q से ही दिखाओ जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो Q²/2। C क्या है? पूरे सिस्टम की C इक्विवेलेंट है, तो Q²/2 C इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी भी क्यों? समझ में सब कुछ आ रहा है।
तो ये Q जो है ये एज ए कॉन्स्टेंट है पूरे सिस्टम के लिए, इसको आप अलग लिख दो। जो 1/C इक्विवेलेंट है इसको आप अलग लिख दो। अब आपको पता है जो सीरीज में इक्विवेलेंट आप निकालते हो तो कुछ इस तरह से तो निकालते हो, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही तो निकालते हो। तो 1/C इक्विवेलेंट की जगह आप ये नहीं रख सकते Q²/2, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 रखोगे या नहीं रखोगे? बिल्कुल रखोगे। तो Q²/2 तो ऐसे ही रहेगा और ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो Q²/2 C1 हो जाएगा प्लस Q²/2 C2 हो जाएगा प्लस Q²/2 C3 हो जाएगा। ये पूरे सिस्टम के अंदर स्टोर एनर्जी है, पूरे सिस्टम के अंदर स्टोर एनर्जी। अब ये Q²/2 C1 किसकी हो गई? इसकी हो गई। देखो Q²/2 C1 इसके अंदर एनर्जी स्टोर, Q²/2 C2 इसके अंदर एनर्जी स्टोर, Q²/2 C3 इसके अंदर एनर्जी स्टोर है या नहीं? बिल्कुल सही है। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये पहले वाले कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर है, ये दूसरे वाले के अंदर है और ये तीसरे वाले के अंदर है। तो इससे ये पता चला कि जो एनर्जी स्टोर है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो भी इंडिविजुअल कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसके सम के बराबर है। तो आप ये वाला पॉइंट में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? एनर्जी स्टोर इन सीरीज combination of capacitor is the sum of individual energy stores in the capacitors. आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये था सिंपल सा आज का ये डेरिवेशन। हमसे क्या पूछा गया था ये एक बार देख लेते हैं। हम एक्चुअल में एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर देख रहे थे, फिर हमने साथ में ये भी देखा कि अगर हमारे पास सिस्टम हो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो भाई उसके अंदर भी आपको देखना जरूरी है कि एनर्जी कैसे स्टोर होगी। तो पहले तो आपने एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर देखा। आपने कहा कि शुरुआत में ए और बी प्लेट दोनों बिल्कुल अनचार्जड थी, किसी तरह कोई चार्ज नहीं। आप बी प्लेट से ए प्लेट पर थोड़ा सा चार्ज लेकर आए हो। ऐसा करने से ए और बी प्लेट पर अपने कुछ चार्ज आ जाएंगे जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी। अब अगर आप कोई भी चार्ज लेकर आते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप चार्ज लेकर आ रहे हो। तो किसी की इंस्टेंट पे प्लेट बी और ए के ऊपर चार्ज जो आ चुके हैं, ए के ऊपर आ चुका है प्लस का क्यू डैश, और आपके पास जो बी के ऊपर आएगा उतना ही माइनस का क्यू डैश आएगा। उस कंडीशन में मैंने देखा कि प्लेटों के बीच में पोटेंशियल कितना है, वो वी डैश। उस हिसाब से आपने वी डैश को कैलकुलेट कर लिया। अब आप ये कह रहे हो कि अब इसके बाद अगर आप कोई और चार्ज लेकर आओगे तो आप तो वर्क करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो ठीक है, मैं अगर स्मॉल चार्ज लेकर आऊंगा और तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर तो होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मुझे ऐसे करते करते कितना चार्ज लेकर जाना, तो मैं कहूंगा 0 था और क्यू पूरा क्यू लेकर जाना। तो आप कहोगे ठीक है, 0 से क्यू चार्ज ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपने छोटे से वर्क का इंटीग्रल कर दिया, वी डैश डी क्यू डैश ऐसे रख दिया, वी डैश की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 से रख दिया। फिर आपने देखा कि ठीक है, मुझे इसको सोल्व कैसे करना। तो इंटीग्रल सोल्व करने का तरीका ये, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा होगा उस टर्म को रोको, बाकी एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगी। तो 1/c एज ए कांस्टेंट आ चुका बाहर, ये ऐसे रह जाएगा क्यू डैश के ऊपर 1 और डी क्यू डैश। मैंने बता दिया है कि अगर x की पावर n और dx हो तो पावर में एक ऐड हो जाता है, वो पूरी की पूरी नीचे को भी आ जाती है। तो यहाँ पर q जो है वो x का काम कर रहा है, तो पावर में एक ऐड हो गया, पूरी की पूरी पावर नीचे को आ चुकी है। जब इंटीग्रल सोल्व करते हैं तो ये वाली लिमिट अब यहाँ पहुँच जाती है। ये हो गया क्यू डैश का स्क्वायर और नीचे 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये क्यू डैश का स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसा करने से एनर्जी जो स्टोर आ चुकी है वो आ चुकी है। मैंने कहा ये एनर्जी जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर के अंदर। तो भाई ठीक है, ये वर्क था, एनर्जी स्टोर हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इन द कैपेसिटर, वो ये हो गई Q²/2C। मैंने कहा ठीक है यार, आपके पास कन्वर्जन भी तो होता है। मैंने ठीक है, कन्वर्जन कर लो, Q²/C भी रख के एक नया फॉर्मूला और एक फॉर्मूला ये बना दो। 3 फॉर्मूले बने एनर्जी स्टोर के, जिसका जैसा इस्तेमाल होगा हम वैसा इस्तेमाल करेंगे।
इसके बाद मैंने कहा कि एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कैसा करोगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया। आपने देखा कि V पोटेंशियल पर गाइस शट डाउन हो गया था, तो ईच एंड एवरी कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, तो उस हिसाब से आपने एनर्जी स्टोर निकालनी चाहिए। तो आपने वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जिसमें V आ रहा होगा और जिसमें C तो होगा ही होगा, C के साथ साथ पैरेलल में वो चीज़ लेनी है जो कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल ड्रॉप ईच एंड एवरी कैपेसिटर सेम है, तो आपको V लेना पड़ेगा, हाफ CV²। ये पूरे सिस्टम की एनर्जी है। V को वो C को आपने तोड़ कर लिखा पूरे सिस्टम के लिए, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 + C2 + C3 आपने रख दिया, V²/2 के अंदर मल्टीप्लाई करी, तो ये ईच एंड एवरी कैपेसिटर पर एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, सभी कैपेसिटर की एनर्जी। तो आपने कहा ठीक है, पहले वाले कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर, दूसरे वाले के अंदर, तीसरे वाले के अंदर। तो इससे ये पता लगा कि अगर मैं एनर्जी स्टोर देखना चाह रहा हूँ पूरे सिस्टम के अंदर, तो सारी एनर्जियों को आप, इंडिविजुअल एनर्जीज को आप सम करके लिखोगे। इसी तरह से आपके सामने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा कि चार्ज कांस्टेंट रहती है, तो आपने चार्ज वाला फॉर्मूला लिखा और C वाला, तो U = Q²/2C, तो Q²/2 तो ऐसे रहेगा 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट को 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 करके आपने लिख दिया। और आपने ये देख लिया कि भाई हर एक कैपेसिटर के पास जो एनर्जी आई है उन सबको जोड़ दोगे तो पूरे सिस्टम के पास एनर्जी स्टोर आपको मिल जाएगी। तो इतना ही था। अगर किसी को डाउट रहता है या किसी को डाउट अब भी रह गया लेक्चर नंबर 15 के अंदर, तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दे रखा, फेसबुक का, इंस्टा का, आप जहां चाहे वहां सोशल मार्केट पे जाकर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चीज़ों को बारीकी से हल कर सकते हैं, ये आपकी नीट परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें वीडियो को। थैंक यू सो मच वंस अगेन।